बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट में से इफ़, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स को स्टडी किया था, तो आज की क्लास में हम लूप स्टडी करते हैं। फॉर लूप, द सी शार्प फॉर लूप इज यूज्ड टू आइट्रेट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम। इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स्ड, इट इज रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। फॉर लूप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें आइट्रेशन हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होना चाहिए कि ये हमारा जो लूप है कितने टाइम आइट्रेट करेगा, फिक्स्ड हो, तो वहाँ पे ये रिकमेंड किया जाता है कि हम फॉर लूप यूज़ करें। अब फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं फॉर, देन इनिशियलाइजेशन। हम इनिशियलाइजेशन देख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम जब कोई वैल्यू असाइन कर दें तो दैट इज़ इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास ये जो फॉर की बॉडी है, यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप से बाहर हमारा कंपाइलर निकल आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब है कि अगर हम किसी वैल्यू में कोई और वैल्यू ऐड कर दें तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और अगर उस वैल्यू में से हम कोई वैल्यू माइनस कर दें, लाइक एग्जांपल के तौर पे इनिशियलाइजेशन के टाइम मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो इंक्रीमेंट में क्या होगा, 5 से नेक्स्ट अगर मैं 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ तो 6 आ जाएगा। अगर मैं 2 इंक्रीमेंट करता हूँ तो 5 + 2 दैट इज 7। इसी तरह डिक्रीमेंट क्या होगा कि अगर इनिशियलाइजेशन टाइम मेरे पास जो वैल्यू थी वो 5 थी, तो डिक्रीमेंट में अगर 1 का करता हूँ तो 4 आ जाएगा, 2 करता हूँ तो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो फॉर की एग्जीक्यूशन किस तरह है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, उसके पास कंडीशन चेकिंग है, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, देन कंडीशन चेकिंग, फिर बॉडी की एग्जीक्यूशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन की चेकिंग। जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये हमारा फॉर का लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉर से हम एग्जिट कर जाएंगे। सबसे पहले जो लूप देखते हैं वो है फॉर लूप। उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको उसके प्रोग्राम की या लूप की या आपको बॉडी का आइडिया नहीं है या आप क्विकली काम करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह आप फॉर लिखें, जिस तरह हमने इफ़ लिखा था, एफ और फॉर लिखें और टैब की की को 2 टाइम प्रेस कर दें। जब 2 टाइम आप प्रेस करेंगे तो फॉर की जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, और इसमें आपके सामने एफ और फॉर, ये फॉर लूप का कीवर्ड है। पेरेंथेसिस के अंदर इंट डेटा टाइप है, आई वेरिएबल है, इक्वल टू 0 कि आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, आई लेस देन लेंथ। अब लेंथ हम जो मैक्सिमम है वो हमने खुद डिफाइन करनी है, लाइक मैं डिफाइन कर देता हूँ 10 आई ++। तो आप फॉर लूप सी शार्प के अंदर, C++ के अंदर पहले से पढ़ चुके हैं कि फॉर लूप वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें लिमिट डिसाइडेड हो कि ये लूप कितने टाइम चलना है। अब अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स का डेटा शो करना है या 10 वैल्यूज़ को शो करना है, उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। और i = 0 कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इनिशियली वैल्यू 0 होगी, 0 से ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद i = 0 के बाद ये चेक होगा कि क्या ये वैल्यू 10 से लेस है। अगर ये 10 से वैल्यू लेस है तो ये मेरा कंपाइलर जो है, हमारा कंपाइलर किस में चला जाएगा, बॉडी में, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दूँगा। तो प्रिंट करवाने के लिए वही स्टेटमेंट है console.writeLine, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर नंबर इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर दैट इज प्लस एंड आई। अब जब i की वैल्यू 0 थी और 0 10 से लेस है
तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और लिखा हुआ नज़र आएगा योर नंबर इज़ 0। तो इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि एक वैल्यू का इसमें इजाफा हो जाएगा। पहले अगर वैल्यू 0 थी तो अब 1 हो जाएगी, अगर 1 थी तो 2 हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे पास पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी। देन फिर चेक होगा कि ये 1 10 से लेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा ये लूप। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, बिल्ड करता हूँ F6 से और F5 से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो लूप है योर नंबर इज़ 0, योर नंबर इज़ 1, 0 से 9 तक डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमारे पास ये लूप की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 10 थी कि वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो 0 से 9 तक हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह ये भी वैल्यू हम यूज़र से भी गेट कर सकते हैं। अगर हमने ये वैल्यू यूज़र से लेनी है तो ये जो दो स्टेटमेंट्स थी वो हम राइट कर लेते हैं इस फॉर लूप में। इसको अनकमेंट कर देता हूँ। प्लीज़ एंटर अ नंबर कंसोल डॉट रीड लाइन, कि जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा वो मेरे पास इस फॉर लूप की मैक्सिमम जो नंबर है वो बन जाएगा। अगर यूज़र 10 करता है तो ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, अगर यूज़र 5 करता है तो ये 5 दफ़ा लूप चलेगा। प्लीज़ एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये मेरे पास 5 दफ़ा लूप चल रहा है। अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ तो ये 15 दफ़ा चलेगा। ये था सिंगल फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या है कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। इसी तरह मैं फॉर करता हूँ, एफ फॉर टैब की को 2 टाइम प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास फॉर का एक लूप बन जाएगा। ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास लेंथ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ जे अब बेसिकली मैं यहाँ पे 10 तक का टेबल जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, वैल्यू 1 से 10 तक। अब यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा उसी नंबर का टेबल 10 तक मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉर लूप मेरा एक्सटर्नल है और एक इंटरनल फॉर लूप है। अब इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले मैं जो यूज़र की तरफ से टेबल है, जिस टेबल को यूज़र प्रिंट करवाना चाह रहा है वो लिखूँगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मल्टीप्लाई का साइन होगा। देन मेरे पास जो जे की वैल्यू होगी, उसके बाद इक्वल टू का साइन होगा और यहाँ पे ए इंटू जे, ए इंटू हमने सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज़ इंटर अ नंबर, यूज़र सबसे पहले कोई नंबर इंटर करेगा और उसको हमने ए वेरिएबल के अंदर गेट कर लेना है। अब ये जो एक्सटर्नल लूप है
ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि यूज़र ने कितने टेबल डिस्प्ले करने हैं। अब अगर a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि 1 का टेबल भी डिस्प्ले होगा और 2 का टेबल भी डिस्प्ले होगा। अगर वैल्यू अगर यूज़र इंटर करता है 10 तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट से लेके 10 वैल्यू तक 10 टेबल की वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले होंगे। उसके लिए ये जो एक्सटर्नल लूप है ये टेबल की वैल्यू है, और इनर जो टेबल है, इनर जो लूप है, ये मेरे पास मल्टीप्लायर है कि ये वैल्यू 1 से लेके 10 तक उस टेबल के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब अगर हमारे पास टेबल 1 है तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 से लेकर 1 इंटू 10 तक, इसी तरह सो ऑन। अब डिस्प्ले कैसे होगा कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, आई ये टेबल का नंबर है, अगर टेबल हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर टेबल 2 है तो 2 हो जाएगा, 10 है तो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी तरह जे जो है ये मेरे पास इनर टेबल की वैल्यू है कि 1 से लेकर 10 तक इस टेबल के साथ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। प्लीज़ इंटर द नंबर, मैं इंटर करता हूँ 3। इसका मतलब ये है कि 1, 2 एंड 3 का जो टेबल है, मेरे पास जो 3 टेबल्स हैं उनकी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू डिस्प्ले होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 2, 2, 1 इंटू 3, 3 एंड 1 इंटू 10 दैट इज़ 10। देन 1 टेबल के साथ 1 टेबल की एंडिंग के बाद 2 का टेबल स्टार्ट हो जाता है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड सो ऑन। क्योंकि मैंने यूज़र से जो वैल्यू ली है वो 3 यूज़र ने इंटर की है, इसलिए ये यहाँ पे 3 टेबल मेरे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लूप है वाइल लूप। इन C#, while loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is not fixed, for और while में यही एक डिफरेंस है कि जब हमें आइट्रेशन जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड हैं कि इस लूप ने 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा चलना है, तो तब हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं। जब हमें ये आइडिया ना हो कि ये कितने टाइम हमारे पास ये लूप चलेगा, तो उसके लिए हम वाइल का लूप यूज़ करते हैं। वाइल का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम वाइल का कीवर्ड लिखते हैं WHILE, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल की जो बॉडी है इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हम वाइल से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाइल का लूप उस टाइम तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी। फॉर के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ वाइल का लूप। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं वाइल लूप को चेक करते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इंटर नंबर और रीड लाइन वाली, इन दोनों को मैं रहने देता हूँ। और इसके बाद वाइल लिखने के बाद मैं टैब की जो की है वो डबल टैप करता हूँ, 2 टाइम प्रेस करता हूँ, तो वाइल का मेरे पास एक लूप बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ इफ़ वाइल के अंदर जो चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, a लेस देन इक्वल टू 10। कि अगर यूज़र 10 या 10 से कम वैल्यू इंटर करता है तो मेरे पास ये वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाती है। और इसके अंदर मैंने वही फॉर लूप की कंडीशन को कॉपी कर लिया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी लूप के अंदर मैं दूसरा लूप भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक्सटर्नल लूप वाइल है, उसके अंदर इंटरनल में मेरे पास 2 लूप्स हैं फॉर के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये जो लूप्स हैं फॉर के ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब वाइल के अंदर जस्ट मैंने ये वैल्यू चेक करनी है कि a की वैल्यू जो यूज़र
इंटर करता है वो 10 से लेस है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं 5 इंटर करता हूँ तो ये आपके सामने 5 तक का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लूप है दैट इज डू वाइल। द C# do while loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once. इसका मतलब यह हुआ, जैसा कि हमने स्टडी किया कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नो और फिक्स्ड हो तो फॉर का लूप, जब नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड ना हो तो वाइल का लूप। अब डू वाइल भी इसी तरह है कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नो कि ये कितने दफ़ा एग्जीक्यूशन होनी है या नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स्ड ना हो तो तब डू वाइल का लूप हम यूज़ करते हैं। वाइल और डू वाइल में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब हमें कम से कम एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट करना मस्ट हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डू वाइल। अगर ये कंडीशन ना हो तो तब हम वाइल का लूप यूज़ करते हैं। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है, डू देन बॉडी, उसके बाद वाइल एंड कंडीशन, यानी कि सबसे पहले ये हमारे पास डू की जो बॉडी है, डू वाइल की जो बॉडी है, ये कोड है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद यानी कि एक दफ़ा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा ये डू वाइल एग्जीक्यूट होगा, दोबारा ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डू वाइल से एग्जिट कर जाएंगे। इसी तरह डू वाइल और वाइल में ये डिफरेंस है कि वाइल में फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, वो डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन डू वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद उसकी बॉडी की एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन डू वाइल के अंदर वन टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है। जैसे कि हम इसको स्टडी कर रहे थे वाइल के लूप को, तो जब हम इस वाइल की एग्जीक्यूशन करते हैं तो ये वाइल का जो लूप है ये स्टॉप नहीं होता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए या आप की प्रेस कर दें या ए की वैल्यू 11 कर दें। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 प्रेस किया तो मेरे पास 2 टेबल आ गए। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटर करूँगा तो 3 की जो वैल्यू है 3 टेबल्स आ जाएंगे। अब इसी लूप को डू वाइल डबल टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे कोई सी भी स्टेटमेंट मैं राइट कर सकता हूँ। अगर मैंने राइट करवानी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी। तो वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। डू वाइल में ये है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, लेकिन वाइल के अंदर ये था कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद इसकी बॉडी की एग्जीक्यूशन होती है, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होती है। तो यही एक डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में कि अगर आपको एक दफ़ा कम अज़ कम कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आप डू वाइल की स्टेटमेंट डू वाइल का लूप यूज़ करते हैं, अदरवाइज वाइल का लूप यूज़ करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने लूप स्टडी किया, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी करेंगे।